अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाइकर एपी और आज मैं एक यूनिक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ स्कर्दू का। रमज़ान के दिन है, टाइम नहीं गुज़र रहा है और ऐसे में मैंने फैसला किया कि अपने बच्चों के साथ मिलकर खैरडोंग्स के इर्द गिर्द हाइकिंग की जाए। और हमारा सफ़र हाइकिंग शुरू हुई डिग्री कॉलेज के अकब से, जहाँ से ये स्कर्दू का मंज़र आपको नज़र आता है। बहुत यूनिक जोग्राफ़ी है स्कर्दू की। एक तो ये इस रीजन की सबसे बड़ी वैली है, दूसरा इसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़, कंजस्टेड शहर और इसके शुमाल मगरिब में ये बहुत बड़ा सहरा है बीचों बीच शहर के, कतपना डिज़र्ट के नाम से। उसी के उस तरफ एयरपोर्ट है, फिर दरिया सिंध है, दरिया सिंध के उस पार कराक्रम रेंज यानी स्कर्दू हिमालय के इख्तिताम और कराक्रम के शुरू में वाक़ है। और दरिया सिंध और दरिया शिगर आपस में मिल जाते हैं इधर इसी वादी में। काफ़ी खुली वैली है, बीच में दो बड़े उभार हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं दरअसल, या हिल्स आप कह सकते हैं, जिनकी वजह से ये वैली छोटी दिखती है, हालांकि छोटी व्यवसाय की तरफ रोड पक्का करने का। बहरहाल जब हमने हाइकिंग शुरू की थी, मौसम बहुत खुशगवार था और हमारा इरादा था कि इस नए स्टेडियम के पास स्कर्दू के लिए एक और इजाफा है, ये आसपास के एरिया दामन में ये रोड बनाई है, उससे होते हुए पता नहीं सुंदस को हमने सुंदस जाना था और सुंदस के बाद फिर से उसके बाद आगे दरिया के किनारे किनारे हमने, सूरज अभी काफ़ी है, नानसुक है, गांव की तरफ टाइम पास करना है, वहाँ से हाइकिंग भी कर हो चुके। नीचे से जो नानसुक का पुराना रास्ता है उसके थ्रू हम वापस शहर में आने का प्रोग्राम बना के चले। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। देख सकते हैं दोपहर को हमने सफ़र जारी किया था ताकि हम 2.5-3 घंटे की वॉक करने के बाद इफ्तारी से ज़रा पहले हम आखिर हमारा बिगनिंग पॉइंट शुरू हो गया है। इधर से हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं और सुंदुस के उस अहाते में पहुंच गए हैं जहां से आबादी ख़त्म होगी और दरिया के किनारे किनारे हम सुंदुस की तरफ जाएंगे। यहाँ एक अंधे कुएं से हमारी मुलाकात भी कह सकते हैं। आधा घंटा चल चुके हैं, पानी नहीं था, किसी ज़माने में इधर होता होगा पानी, या अब यहाँ से जदीद सिस्टम आ गया है तो पानी कुओं पर डिपेंड नहीं करते लोग, लेकिन नमी से लगता था कि ये अब भी फंक्शनल होता होगा सीज़न के हिसाब से। बहरहाल हम सुंदुस से निकल कर दरिया सिंध के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ लेफ़्ट पर आपको नज़र आएगा एक बंद बांधने की कोशिश की गई है ये, और इस पर काम अभी भी जारी है। इसके ज़रिए इससे लेफ़्ट साइड पर बहुत बड़े अहाते को बचाने की कोशिश की गई है, जो गर्मियों में दरियाई कटाव का शिकार हो जाता है। लोगों के घर, लोगों के खेत, लोगों की फसलें सब उस कटाव का शिकार हो जाती हैं, तो इसलिए बंद बांधकर उसको किसी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। इस जगह पर मैंने 3-4 दफ़ा ट्रैकिंग की है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अजीब मंजर मैंने देखा। वो ये था कि यहाँ जो ट्रैक है वो काफ़ी खुला बनाया गया। माय ड्रीम पाथ, वाह, मज़ा आता है यार ऐसे छोटे छोटे पगडंडियों पर चलने का। तो बचपन में ऐसे जगहों पर चलते थे बकरियों के साथ। ये दरिया सिंध है, आगे जो धुंध में लिपटी हुई वो शिगर वैली है, दरिया शिगर भी उधर से आके इधर मिलता है। और ये हमारे सामने दरिया के उस तरफ वो कराक्रम रेंज शुरू होता है, उसका पहला गांव आप कह सकते हैं। यहाँ कोहरदो है, उसके आगे ये कचूरा तक पूरा दरिया का पार्ट है ये। या रोज़मर्रा वॉक के आदी हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए शहर के बीचों बीच वजूद में आया है। कई और वॉकिंग ट्रैक्स हैं लेकिन ये बड़ा बेहतरीन है। आप इसको 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक तो ये है कि खरपोच के आगे से जाके नानसुक गाँव में से होते हुए वापस आ जाएं। दूसरा, इस रास्ते से आएँ जहाँ से मैं इस वक्त जा रहा हूँ। तीसरा, इधर से जाके घूम के उधर से आएँ। तो आप 3 तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक है वीकेंड जाने का।
जो नेपाल तक चले जाए। तो अब हम खैरडोंस अपने ले मवा से काफ़ी आगे आ चुके हैं एक जगह है और यहाँ आके एक और हैरतअंगेज मंजर हमारे सामने था में कभी पड़ी हुई बर्फ कि एक जगह जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, यानी इस पूरे सीज़न में बर्फबारी बहुत कम हुई है इस कर्दू में, और जहाँ हुई है तो भी शहर में है ही नहीं, लेकिन इस जगह बर्फ़ का होना ये तासुर दे रहा है कि इस जगह धूप पड़ती ही नहीं होगी। इसीलिए जो जनवरी के आखिर या फरवरी में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई थी, उसकी बची हुई बर्फ़ अभी भी मौजूद है। इस जगह पहले दरिया का पार्ट हुआ करता था इस सीज़न में, और यहाँ से आपको जूते उतार के पानी से गुज़रना पड़ता था। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, यानी इस दफ़ा दरिया में पानी की सतह बहुत कम है। तो हम चलते चलते काफ़ी आगे आ चुके हैं। सफ़र जब शुरू किया था उससे अभी तक तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है। दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे, और पानी का रंग भी अब बेहतर हो चुका है, वरना गर्मियों में बहुत गदला होता है ये, और पानी बहुत पुरसुकून तरीके से बह रहा है अपने। तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि आगे से जाके हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आराम से ट्रैकिंग हो रही है, गपशप करते हुए जा रहे हैं, बच्चे भी बड़े खुश, और मेरे बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है। असल में आज टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इनको भी जी बहलाने के लिए मैं लेकर तो आया हूँ, लेकिन साथ में मुझे ये भी अंदाज़ा है कि वापस जाके इनका क्या हशर होने वाला है। जब हम आधे रास्ते पर थे तो आगे शिगर वादी से कुछ धूल उड़ती हुई महसूस हुई। हमने उसको इजी लिया, लेकिन जैसे ही हम नानसुक गांव पहुंचे हैं तो ऐसी तेज़ हवाएं शुरू हो गई, मैं क्या बताऊं। अच्छा, इस कर्दू का वेदर कंडीशन या जिसको क्लाइमेट कंडीशन कह सकते हैं, वो कुछ इस तरह है कि नवंबर से 30-28 फरवरी तक यहाँ हवा नहीं चलती है, रूटीन है ही नहीं। कभी कभार कोई चले तो ठीक, यानी सारी सर्दियाँ सुकून से हवा के बगैर गुजर जाती हैं। और गर्मियों में रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 घंटे के लिए वो हवा चलती है, उधम मचाती, सारे शहर का कचरा, डस्ट, रेत, प्लास्टिक्स इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर फेंक के चली जाती है हवा। इतनी गंदी हवा चलती है। और आज पहली दफ़ा इस सीज़न की ये तेज़ हवा चलने वाली है, जिसको आगे जाकर हमने फेस करना है, और हम बेखबर हैं अभी तक। और इतनी तेज़ हवा के चलने को नेक शुगु इस तरह से भी समझा जाता है कि ये गर्मियों की शुरुआत का इंडिकेटर है। इसी तरह एक और कहावत भी है कि दरख्तों का ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है, ये भी कहते हैं। और दरख्तों का ब्रीडिंग सीज़न से मुराद ये है कि पौधों में इस वक्त फूल खिलने का तकरीबन सीज़न शुरू हो चुका है, और फूल खिलें तो हल्की हवा का चलना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे पौधों में पोलिनेशन हवा के ज़रिए होती है। तो इसीलिए इसको ब्रीडिंग सीज़न ऑफ प्लांट्स या ट्रीज़ कह सकते हैं। हम कदम ब कदम नानसुक गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, और दिल खुश हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना है, महफूज ट्रैक है, आप अकेले भी यहाँ आ जा सकते हैं। पहले साथी के बगैर यहाँ आना ख़तरनाक समझा जाता था, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इशू है वो बीच में एक रॉकी पोर्शन है, छोटा सा टुकड़ा है, बमुश्किल 2 या 3 मिनट की वॉक होगी। उधर हाथ ही नहीं लगाया है, वहाँ अभी तो नीचे दरिया में पानी नहीं है, तो आप नीचे उतर के पार्ट के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन जब नीचे पानी होगा तो फिर उधर से हर कोई नहीं गुजर सकता है। तो बराह करम जो इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश है कि उस पोर्शन को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। जब हम इन सारे रास्तों से गुज़र रहे थे तो बच्चों को कई नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं गोल चिकने पत्थर, तो कहीं कोई पौधा, कहीं कोई पौधा, और वो मज़े ले रहे थे।
और मैं अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा था। तो बड़े मज़े से ये ट्रैकिंग जारी है। रोज़ा है लेकिन रोज़े का कोई अता पता महसूस नहीं होता है। सर्दियों में वैसे भी रोज़े पता नहीं क्यों ऐसा मुश्किल नहीं होते। अलबत्ता सर्दियों के रोज़ों की एक मसला ये है कि फ्रूट नहीं मिलते, ख़ास तौर पर तरबूज, क्योंकि हमारे तो रिवायत में शामिल हो चुका है ये इफ्तारी पे तरबूज लाजमी होना चाहिए। अभी तरबूज नहीं है, वैसे भी फ्रूट अच्छी क्वालिटी के इस वक्त दस्तयाब नहीं है। बहरहाल ये आगे शिगर वैली हमें नज़र आती है और ये बीच में जो आपको कुछ दरख्त और कुछ पोर्शन नज़र आता है, ये सारा दरिया का पार्ट है। गर्मियों में ये सारा भर जाता है। इस वक्त पानी ना होने के बराबर है, बहुत कम है। बनाया है। अगर कोई लोग नानसुक के बहुत करीब हम पहुंच गए हैं और अभी छोटा सा ये गांव आपको दिखा देंगे। नानसुक दरअसल ऑर्गेनिक विलेज भी कहलाता है। इस गांव में 10 से 15 घर आबाद हैं जिनका गाड़ी से कोई राब्ता नहीं है शहर के साथ। पैदल आ सकते हैं ट्रैकिंग करके। और अब एक और जुगाड़ बना लिया है। छुमिक ब्रिज बनने के बाद बल्स्तान यूनिवर्सिटी तक लोग गाड़ी में आते हैं, वहाँ से कश्ती जो इन्होंने खुद बनाया हुआ छोटी सी, उसके थ्रू ये इधर पहुँच जाते हैं। तो गाँव के आगाज़ में ही हमें कुछ दरख्तों से वास्ता पड़ा। ये बेर के दरख्त हैं जिनकी अजीब शक्लें होती हैं और आउटग्रोथ्स, गाल्स, कैलसिस वगैरह वगैरह। और ये गाँव के बीच में पहुँचे तो दरख्तों के ऊपर ये हमें सूखी घास नज़र आई। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का ये भी दस्तूर है कि गर्मियों में घास को काटने के बाद उसको दरख्तों पर रखा जाता है, पहाड़ों के अंदर भी रखते हैं और फिर यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। अभी देखें ये खाद निकाल के खेतों में फैलाई गई है या फैलाने के लिए बिछाई गई है। कुछ दिनों के बाद यहाँ ज़मींदारी शुरू होने वाली है। पूरे गांव को पानी सप्लाई करने का एक ही सोर्स है, काफ़ी बड़ा सा चश्मा है इधर दरिया के रॉक के साथ ही। इसी चश्मे का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और छोटे से 2-3 पावर हाउसेस बने हैं। उनके ज़रिए ये लोकल अपनी बिजली पैदा करते हैं। 4-5 घरों के लिए काफ़ी होता है एक छोटा सा पावर हाउस, हाइडल पावर हाउस, पोल्यूशन फ्री और मुफ्त। सिर्फ उसमें जो खर्चा आया है इंस्टॉलेशन का, बस वो खर्चा है। तो हम इस वक्त उसी चश्मे के पास पहुंच गए हैं और चश्मे के साथ ही अंदर कुछ रिजॉर्ट्स या होटल्स बने हुए हैं जहां जो गर्मियों में गालिबन ओपन होते हैं, अभी तो बंद होंगे। तो इधर जो ही हम पहुंचे हैं तो हवा के चलने में शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस हवा का सबसे पहला शिकार हमारी आँखें हैं, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा रेत है। ये रेत आके आँखों में भर गई है, कान भर गए हैं और मैं क्या बताऊं, अजीब सी हालत हो गई है। हमें रुक रुक के चलना पड़ता है। जब हवा का झोंका आता है तेज़ तो हम नीचे बैठ जाते हैं, हवा गुजरने के बाद फिर उठ के चलते हैं। फिर एक और झोंका आता है मट्टी समेत, रेत समेत। बच्चों ने भी बार बार शिकायत की कि उनकी आंखों में रेत फंस गई है। हालांकि यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। तो हम चलते चलते गांव के दूसरे एंड पर पहुंच गए। ये दरअसल दूसरी साइड से पहला एंड है। वेलकम टू ऑर्गेनिक विलेज। इसको ऑर्गेनिक विलेज इसलिए कहते हैं कि बरतानिया का जो मौजूदा शाह है किंग चार्ल्स, उसने आके इसको इनाग्रेट किया था और यहाँ कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ दी गई थी और लोगों को पाबंद किया गया था कि आप सब कुछ ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जो सब्जियाँ प्रोड्यूस करेंगे वो स्कर्दू की मेन मार्केट में आप सप्लाई करेंगे। वहाँ एक दुकान खोल के दी गई थी। कुछ साल बड़े जोश खरोश से ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अब हालत बिगड़ गई इसकी। बराए नाम अब सिर्फ ऑर्गेनिक विलेज रह गया है, अंदर मुझे नहीं पता क्या सिलसिला है। तो यहाँ पहुँच के हवा और तेज़ हो गई और हम सारे शॉट्स ले भी नहीं सके, इतनी गंदी। और वो जो सारा हमने एंजॉय किया था वो मज़ा ख़राब हो गया इधर आके। तो
हम यहाँ से आगे कुछ कुछ क्लिप्स बना पाएंगे। और उसकी एक और वजह ये भी थी कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला। और जो मुश्किल तरीन रास्ता था जिसको हमने कैप्चर करना था वो हम नहीं कर सके। देखें कितना तेज़ झोंके आ रहे हैं और पानी में भी लहरें पैदा कर रहे हैं, मट्टी को तो उड़ा के ले जा रहे हैं और हालत ख़राब कर दी है, कानों तक में रेत भर गई है। ये सारा सिलसिला हमने बर्दाश्त करके, मैं तो खैर इतना इशू नहीं था, मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया इसको, लेकिन ये बहरहाल यादगार भी था। तो यूँ ही हवा थोड़ी सी हल्की हो जाती थी तो हम दौड़ते थे, फिर तेज़ हो जाए तो उधर नीचे बैठ जाते थे। तो इस तरह एक पहली दफ़ा हाइकिंग के दौरान ऐसा मुश्किल माहौल हमें देखने को मिला। लेकिन बहरहाल 3 घंटे लगे हमें इस ट्रैकिंग में, एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से वापस शहर में आने तक। तो आला हुकाम से एक गुजारिश और है कि ये बेहतरीन ट्रैक बना हुआ है, बस इसको मुकम्मल किया जाए। दूसरा, इसी खैरडोंगस के स्कर्दू साइट वाली फेज़ पर भी कोई ऐसा ट्रैक बनाया जाए जिससे लोग हाइकिंग करके शॉर्ट करके ऊपर जा सकें। अभी भी ऊपर टॉप पे जा सकते हैं लेकिन वो लंबा चौड़ा है। अगर सिटी फेज़ से ही हाइकिंग ट्रैक बनाया जाए तो बहुत सारे लोग जो ऊपर टॉप पे जाना चाहते हैं खैरडोंगस के, उनके लिए आसानी होगी। हवा की शिद्दत में और तूफान बाद थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी के आसार नहीं है। बल्कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, गंदी हवा, मटियाली हवा, रेतली हवा और शदीद होती जा रही है। और अब तो जब हवा लगती है चेहरे पर तो दर्द भी होने लगा। मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था और अजीब सी सुर्खी। फिर घर जाके नहा के क्रीम शिम लगा के फिर नरम किया चेहरे को, इतना खुश्क और सख्त हो गया। ये देख सकते हैं कैसा तूफान है। अब ये बिल्कुल हम खरपो चुके, बिल्कुल पीछे नीचे पहुंच चुके हैं और इसके साथ हमारा ये ट्रिप तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अगर आप स्कर्दू में हैं तो प्लान कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर स्कर्दू से बाहर से कभी आके देखना चाहते हैं तो गर्मियों में मुझे कंफर्म नहीं पता है कि जो एक पॉइंट है उधर से कैसे गुजरना है, लेकिन इस सीज़न में आप चाहें तो इस पहाड़ी के एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से वापस आ सकते हैं। तो कभी ट्राई कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।